हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट के बारे में। हम पढ़ रहे हैं फ्रांस के एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में। आप सभी को पता है कि जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है वो 5 बार बना है और अभी जो नया संविधान है वो 5th रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस नए संविधान के अंदर यानी कि 5वें संविधान के अंदर चार्ल्स डी गाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस नए संविधान को बनाया है चार्ल्स डी गाल। इनकी भूमिका अहम रही है और ये फ्रांस के जो है वह प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इस नए संविधान का जो प्रारूप है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तैयार किया है माइकल दर्बी ने इस नए संविधान का प्रारूप जो है वह तैयार किया है। फ्रांस का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 3rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी। 5वें संविधान में भी राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई, लेकिन 5वें संविधान के अंदर रिपब्लिक के अंदर जो है वह राष्ट्रपति की जो स्थिति थी वो पहले के जो है वह 2 संविधानों से अलग थी। फ्रांस के जो है वह 3rd और 4th रिपब्लिक के संविधान में राष्ट्रपति मात्र संवैधानिक प्रधान था, केवल जो है वह फॉर्मल हेड था। वो अपने देश के सर्वोच्च पद पर जो है वो सुशोभित था, उसके पास कोई रियल पावर जो है वह नहीं थी। लेकिन 5th जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, रिपब्लिक के द्वारा उसको जो है वह असीम शक्तियां जो है वह दी गई और इस 5वें जो है वह गणतंत्र यानी कि नए संविधान के अंदर राष्ट्रपति को जो है वह अटूट शक्तियां दी गई और राष्ट्रपति पद को जो है वह सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया गया। और ये संविधान जो है वह लागू हुआ 5th रिपब्लिक 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया, जिसे पंचम गणतंत्र या नवीन संविधान के रूप में या गाल के संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और 3rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति का पद जो है वह संवैधानिक प्रधान था, राष्ट्रपति को रियल पावर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को जो है वह असीम शक्तियां जो है वह प्रदान की गई। 1958 में जब 5th रिपब्लिक बना फ्रांस का, तब 1958 के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5th रिपब्लिक के अंदर जो है वह फ्रांस के जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वह 6 और आर्टिकल जो है वह 7 के अंदर राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है वह इलेक्शन प्रक्रिया का उल्लेख था, निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। क्योंकि इससे पहले जो है वह राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों के द्वारा जो है वह निर्वाचित किया जाता था और इस प्रकार का निर्वाचन अत्यंत ही संकुचित था। पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि राष्ट्रपति को जो है वह वास्तविक रूप से एक राष्ट्रीय नेता बनाया जाए और उसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया के लिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की गई। अलग से इलेक्टोरल कॉलेज या जिसको निर्वाचक मंडल कहते हैं, उसकी व्यवस्था की गई। पहले फ्रांस के अंदर जो है वह राष्ट्रपति केवल संसद के सदस्यों के द्वारा चुना जाता था, उसको वास्तविक शक्तियां जो है वह प्राप्त नहीं थी। लेकिन इस निर्वाचक मंडल के द्वारा जो 1958 के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका गठन किया गया था, उसमें जो है वह निम्नलिखित सदस्य जो है वह सम्मिलित रहते थे। इसमें आते थे पार्लियामेंट के सदस्य, संसद के सदस्य जो फ्रांस के जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते थे। सेकंड, समुद्री पार देशों के विधानमंडल के सदस्य, समुद्र पार देशों के विधानमंडल के सदस्य इसके अंदर इंक्लूड रहते थे। लेजिस्लेटिव जनरल काउंसिल के मेंबर भी इसके अंदर होते थे। लेजिस्लेटिव जनरल काउंसिल, जिसको हम जानते हैं जनरल काउंसिल के नाम से, ठीक है। इसके अलावा जो है वह नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि, क्लियर। ये व्यवस्था जो है वह 3rd और 4th रिपब्लिक के अंदर नहीं थी।
इसके अलावा फिफ्थ रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन के 7th आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सेकंड बैलेट सिस्टम के आधार पर होगा। राष्ट्रपति का चुनाव सेकंड बैलेट सिस्टम के आधार पर होगा। सेकंड बैलेट सिस्टम के आधार पर होगा। यह व्यवस्था जो है वह पहले के संविधानों के अंतर्गत नहीं थी, जिसके अंतर्गत आवश्यक होने पर 2 पृथक मतदान जो है वह राष्ट्रपति के लिए होते हैं। फर्स्ट मतदान के अंदर बैलेट में ही यदि किसी उम्मीदवार को फर्स्ट वोटिंग होती है, यदि किसी उम्मीदवार को जो है वह उसमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब उस केस में जो है वह सेकंड बैलेट सिस्टम की व्यवस्था की गई है। सेकंड जो है ना सेकंड मतपत्र योजना की व्यवस्था की गई है। फर्स्ट मतदान में किसी उम्मीदवार को जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर इन केस अगर किसी भी जो है उम्मीदवार को फर्स्ट मतदान में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय मतदान करवाया जाता है, जिसमें प्रथम मतदान के प्रथम 2 उम्मीदवारों के मध्य चुनाव करवाया जाता है, जिसे अधिक मत जो है वह प्राप्त होते हैं। और सेकंड बैलेट सिस्टम में जिसको स्पष्ट बहुमत मिल जाता है वो निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और मूल संविधान में इस प्रकार की जो व्यवस्था जो है वह की गई है। वर्तमान में इसकी व्यवस्था की गई है। जनरल डी गाल को जो है इसी के आधार पर 78% मत जो है वह प्राप्त हुए। 78.5% मत जो है वह प्राप्त हुए जनरल डी गाल को, और उनको जो है वह राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए नियुक्त जो है उनको किया गया। जब पहले राष्ट्रपति बने जनरल डी गाल नए संविधान के अंतर्गत, तब उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रपति को जो है वह राष्ट्रीय सभा के समान ही फ्रांस के अंदर जो नेशनल असेंबली है, फ्रांस की जो पार्लियामेंट है, उसके 2 हाउसेस हैं। 2 हाउसेस है। फर्स्ट है नेशनल असेंबली एंड सेकंड है सीनेट। नेशनल असेंबली एंड सीनेट। तो राष्ट्रपति भी जो है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष जो है वह चुनाव हुआ चाहिए। नेशनल असेंबली के जो है वह समाप्ति के समान ही जनरल गाल को जब है ना राष्ट्रपति पद बनाया जाए तो है ना जनमत संग्रह भी है ना उनके लिए करवाया गया, और जनमत संग्रह के द्वारा जो है वह जनरल डी गाल को जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो है वह माना गया। इसके अलावा फ्रांस के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों को जो है वो अपनाया गया है। वहाँ ब्रिटेन की तरह जो है ना तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ना अमेरिका की तरह जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बल्कि दोनों का जो है वो मिश्रण फ्रांस के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उसकी क्या पावर है। संविधान के आर्टिकल 5 के अनुसार राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वह देखे कि संविधान का उचित सम्मान किया जाता है या नहीं। संविधान राष्ट्रपति को राष्ट्र की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय क्षेत्र की एकता, समाज के समझौते व संधियों के सम्मान के प्रति उत्तरदायित्व बनाता है। 1946 के संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के निर्माण की शक्ति संसद के हाथों में थी। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत व्यक्ति को राष्ट्रीय सभा में आकर उसका विश्वास प्राप्त करना अनिवार्य था। इसके विपरीत पंचम गणतंत्र के वर्तमान संविधान में मंत्रिमंडल की नियुक्ति एकमात्र राष्ट्रपति के हाथों में आ गई, और प्रधानमंत्री के लिए अब यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी नियुक्ति के बाद में राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली का विश्वास पत्र प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य भी नहीं होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिमंडल के सदस्यों को जो है वह पदच्युत कर सकता है, और राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल के बैठकों का जो है वह सभापति होता है और उनके बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति समस्त अवसरों पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सेम एज अदर स्टेट की तरह वह स्थल है, जल है और वायुसेना का प्रधान होता है। 4th रिपब्लिक में वह केवल कार्यपालिका का औपचारिक हेड था, किंतु 5th रिपब्लिक में जो है वो उसे कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का रियल हेड बनाया गया राष्ट्रपति को।
फिफ्थ रिपब्लिक के जो है वह आर्टिकल 8 के अंदर ये व्यवस्था की गई है, जिसमें पीएम और मंत्रिमंडल मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के निर्माण का अधिकार, मतलब उनको नियुक्त करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन फोर्थ और थर्ड रिपब्लिक के अंदर ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जो है नॉमिनेट करता था, उसको जो है नेशनल असेंबली का विश्वास प्राप्त करना उसके लिए अनिवार्य होता था। लेकिन फिफ्थ रिपब्लिक में ऐसी व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति ने केवल प्रधानमंत्री के चयन बल्कि उसकी जो पदच्युति का भी अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में होता है। संविधान के आर्टिकल 9 के अनुसार राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल की कार्रवाई पर राष्ट्रपति का जो है वो पूरा नियंत्रण रहता है। फोर्थ रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्य पर प्रधानमंत्री या उसकी अन्य किसी मंत्री के सिग्नेचर आवश्यक होते थे। इस कारण राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं थी। लेकिन फिफ्थ रिपब्लिक के द्वारा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को भी दो भागों के अंदर बांटा गया, क्योंकि पहले के संविधान में राष्ट्रपति प्रत्येक कार्य पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक थे, अर्थात उसको कोई औपचारिक जैव शक्ति प्राप्त नहीं थी। वास्तविक शक्ति मंत्रियों के पास थी, लेकिन वर्तमान संविधान में कार्यपालिका शक्ति को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में तो कार्यों के लिए राष्ट्रपति को मंत्रियों के परामर्श की आवश्यकता होती है, परामर्श के अकॉर्डिंग, उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है संपन्न करते हैं, अर्थात इस भाग के कार्यों के लिए संबंधित मंत्री के जो है हस्ताक्षर होने चाहिए। लेकिन दूसरे भाग में कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करना अनिवार्य नहीं है, वह अपनी इच्छा अनुसार भी कार्य कर सकता है। इन कार्यों से संबंधित आदेशों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री या किसी भी विभागीय मंत्री से वो सिग्नेचर करवाए। ऐसे कार्यों में प्रधानमंत्री की संकटकालीन शक्तियां हैं, जनमत संग्रह के ढंग है, सभा को भंग करने का अधिकार, या फिर है ना संवैधानिक परिषद के गठन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आदि से संबंधित सभी अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास होते हैं। इस प्रकार फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, संसद को भंग करने है, संवैधानिक परिषद का गठन है, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों में अपने विवेक का यूज जो है वह कर सकता है और इन अधिकारों के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति जो है वह बिल्कुल स्वतंत्र है। इवन संविधान की धारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है कि संविधान की धारा 8, 11, 12, 16, 54, 56 और 61 में वर्णित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़कर है ना अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के जो हस्ताक्षर आवश्यक होंगे, इनको छोड़कर बाकी सभी कार्यों के लिए जो है वह पीएम और उसके जो संबंधित विभाग के जो मंत्री है उनके सिग्नेचर जो है वह आवश्यक होंगे। इन धाराओं को छोड़कर बाकी सभी कार्यों के लिए पीएम और उसके विभागीय मंत्री के सिग्नेचर आवश्यक होंगे। क्लियर बच्चों? राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और नियुक्तियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों है और जो ऑर्डर वगैरह होते हैं उन पर सिग्नेचर करता है। विभिन्न राजदूतों, विशेष दूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जो है करता है। राष्ट्रपति विदेशों से आने वाले राजदूतों के परिचय पत्र भी स्वीकार करता है। अब हम लेंगे राष्ट्रपति की जो है सेकेंड पावर है लेजिस्लेटिव पावर, विधायी संबंधी जो है शक्तियाँ या व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। फोर्थ रिपब्लिक में राष्ट्रपति का पद जो है औपचारिक हेड के रूप में था, उसे कोई विधायी अधिकार प्राप्त नहीं थे। राष्ट्रपति के द्वारा पार्लियामेंट को जो संदेश भेजे जाते थे उन पर भी किसी मंत्री के सिग्नेचर होने आवश्यक होते थे। लेकिन जब फिफ्थ जो है रिपब्लिक जो है बना, तब राष्ट्रपति को जो है विधायी के क्षेत्र में भी जो है बहुत सारी शक्तियां जो है प्राप्त की गई। सबसे पहले है संदेश भेजने का अधिकार। फोर्थ रिपब्लिक में जो है के संविधान में राष्ट्रपति को केवल नेशनल असेंबली में संदेश भेजने का अधिकार था। फोर्थ
फोर्थ रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर राष्ट्रपति को केवल जो पार्लियामेंट है, फ्रेंच पार्लियामेंट है, उसमें केवल नेशनल असेंबली के अंदर जो है संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त था। नेशनल असेंबली के अंदर संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन फिफ्थ रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वह संसद के दोनों हाउसेस के अंदर जो है वह संदेश भेजने का अधिकार उसे प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति संसद का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल 29 फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर राष्ट्रपति विशेष कार्यक्रम सहित संसद का अधिवेशन आमंत्रित करेगा। प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर राष्ट्रपति जो है वह संसद का अधिवेशन जो है वह बुला सकता है। ठीक है, अधिवेशन आमंत्रित करना न करना ये सब जो है वह राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होगा उसके द्वारा किसी भी विधेयक को, ऑर्डिनेंस को संसद के पास पुनः विचार के लिए लौटाने का अधिकार होगा। इस संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है कि संसद से पारित होने पर कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति 15 दिन के भीतर उसे कानून जो है वह घोषित करेगा और इस अवधि में वह विधेयक को जो है वह पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, जिस पर संसद जो है वो वापस उस पर विचार करेगी। संकट काल में राष्ट्रीय सभा का विघटन जो है वह नहीं किया जा सकता है। विघटन के अधिकार का प्रयोग आजकल 2 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय सभा व मंत्रिमंडल के संबंध में हुए विवादों की समाप्ति के लिए और स्वयं केवल राष्ट्रीय सभा के समर्थन प्राप्त प्रधानमंत्री के मध्य उत्पन्न हुए विवाद को दूर करने के लिए। विघटन संबंधी है ना अधिकार में ये कहा गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के अंदर ये कहा गया है कि गणतंत्र का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व संसद के दोनों सदनों के जो है वह सभापतियों के परामर्श से ही नेशनल असेंबली को जो है वह भंग कर सकता है। संसद के दोनों सदस्यों के सभापतियों के परामर्श से और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही नेशनल असेंबली को भंग करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास होता है। इसको भी अपन वापस देखते हैं। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण जो है विधायी शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी विधेयक को सीधे जो है वह जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति जनता की सहमति से अपनी इच्छा अनुसार जो है वह कार्य कर सकता है या कार्य का निर्माण कर सकता है। संविधान की धारा 11 के अनुसार राष्ट्रपति कुछ विशेष विषयों से संबंधित विधेयकों को मंत्रिमंडल अथवा संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए जो है वह भेज सकता है। जनमत संग्रह में बहुमत के द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने पर सामान्य विधेयक की भांति उसकी घोषणा जो है वह करता है। राष्ट्रपति को जो है वह राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार भी है, लेकिन इसमें 2 रेस्ट्रिक्शन भी है। मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सलाह दे, उसके सभापति सलाह दे तो विघटन कर सकता है। 2 रेस्ट्रिक्शन है। एक बार अगर विघटन किए जाने पर 1 साल के अंदर राष्ट्रीय सभा का दूसरी बार विघटन नहीं किया जाएगा। नेशनल असेंबली जो है वह 1 साल के भीतर 2 बार उसको जो है वह भंग नहीं किया जा सकता है। सेकंड, अगर राष्ट्रपति आर्टिकल 16 के द्वारा जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई है और राष्ट्रपति जो है उसके आधार पर कार्य करता है तो उस वक्त जो है नेशनल असेंबली को भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकालीन उपबंधों के अनुसार कार्य कर रहा है तो उस समय भंग नहीं किया जा सकता है। भंग कब करेगा? जब मंत्रिमंडल के परामर्श के अकॉर्डिंग, प्रधानमंत्री के परामर्श के अकॉर्डिंग जो है वह भंग करेगा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा राष्ट्रपति को जो है वह जुडिशियरी शक्तियां भी प्राप्त हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जुडिशरी को दिया गया है, लेकिन फिफ्थ रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यह अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है वह अन्य देशों की तरह वहाँ न्यायपालिका को नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। गणतंत्र का राष्ट्रपति यह देखेगा कि संविधान का जो है सम्मान हो। अपने निर्वाचन के द्वारा वह सार्वजनिक शक्तियों की नियमित कार्यशीलता व राज्य की निरंतरता को सुनिश्चित करेगा। वह देखेगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राज्य क्षेत्र की अखंडता इंटीग्रिटी बनी रहे।
समुदाय के समझौते और संधियों का जो है सम्मान होना चाहिए। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 में मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का रक्षक है। राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का रक्षक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह सभी न्यायिक नियुक्ति जो है वह उच्च न्यायिक परिषद की मंत्रणा के अनुसार की जाती है। राष्ट्रपति को जो है वह समाधान का अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को जो है वह फ्रेंच राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां भी दी गई है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 के अंदर मेंशन किया गया है कि यदि गणतंत्र की संस्थाओं को गंभीर है तात्कालिक कारण उत्पन्न हो जाए अथवा राष्ट्र की स्वतंत्रता, क्षेत्र की अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की क्रियान्विति खतरे में पड़ जाए, यदि संविधान के द्वारा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारी के कार्य संचालन में बाधा पहुंचती है, तो राष्ट्रपति इन परिस्थितियों के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। संकट काल की घोषणा के साथ ही संसद का अधिवेशन स्वतः ही जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। संकट काल में जो है वह फ्रांस के अंदर राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होती है और न ही संसद की बैठक जो है वह स्थगित हो सकती है। संकट काल की स्थिति उत्पन्न हुई है नहीं है, इसका निर्णय राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर करेगा। संकटकालीन अवस्था में शासन के संचालन का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का ही होता है। लेकिन राष्ट्रपति अगर अपनी जो है वह शक्तियों का अगर कहीं दुरुपयोग जो है वह करता है तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वह तानाशाही नहीं बन सकता है, क्योंकि यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करेगा तो उस पर जो है वह इम्पीचमेंट का आरोप जो है वह लगाया जा सकता है। इस प्रकार फ्रेंच जो है वह प्रेसिडेंट को भी वही पावर जो है वह मिली हुई है जो अदर स्टेट के जो है वह प्रेसिडेंट को जो है वह मिली हुई है। वह वैदेशिक संबंधों का संचालन भी करता है, शांति संधि है, व्यापारिक संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संधि है, राज्य क्षेत्रों का जो है वह हस्तांतरण, समर्पण आदि सारे काम जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। क्लियर बच्चों? थैंक यू।